हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट लाए हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो हैं दिस विल कंसिस्ट ऑफ योर 80 मार्क्स। ठीक है, आपका पेपर भी 80 मार्क्स का होता है। तो इसमें हमने आपका जितना भी सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का उस सब को जो है यहाँ पे कंबाइन करके जो है ये मॉक लाया हुआ है। और इस मॉक की जो लेवल होगी दैट विल बी फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का मॉक होगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे ऑल मस्ट अटेम्प्ट दिस मॉक। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ दिस मॉक दे विल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका 80 में से कितना स्कोर रहा है। तो अगर आपका 60 प्लस स्कोर रह रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। अगर इससे कम आ रहा है तो थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मॉक जो है आप पटवारी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। 90% सिलेबस जो है सेम है। खाली वो पटवारी में आपके वो मैथ्स वाला पार्ट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट में वो है। ठीक है, रीजनिंग तो दोनों में है लेकिन जो मैथ्स वाला पार्ट है वो आपके पटवारी सिलेबस में मेंशन नहीं है। एंड दिस टेस्ट इज़ फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो इसको जो है कोई भी एस्पायरेंट जो JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहले आपका इंग्लिश के 20 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, वो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ रीड द शॉर्ट पैसेज बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक। तो पैसेज है लीसा हैज़ अ बिजी शेड्यूल बट शी ऑलवेज फाइंड्स टाइम टू हेल्प अदर। शी डैश गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। ठीक है, तो पहले हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे कौन आएगा। ठीक है, कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। तो लीसा हैज़ अ बिजी शेड्यूल बट शी ऑलवेज फाइंड्स टाइम टू हेल्प अदर। शी माइट मस्ट कैन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मस्ट ही आएगा। ठीक है, तो मस्ट आएगा। तो यहाँ पे मस्ट आएगा। शी मस्ट गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। ठीक है, आफ्टर दैट शी डैश फिनिशर टास्क एट द ऑफिस। आफ्टर दैट शी अगेन मस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, शी मस्ट फिनिश टास्क एट द ऑफिस। हर बॉस टेल्स हर दैट शी डैश टेक अ ब्रेक बट लीसा लव्स हर जॉब सो मच दैट शी रियरली डज। तो हर बॉस टेल्स हर दैट शी शुड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सजेशन की बात हो रही है तो शुड आएगा यहाँ पे। तो एज पर द दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर अपने हिसाब से जो है अपनी नोटबुक पे जो है आंसर्स नोट करेंगे, फिर आप हमारे साथ इसको मैच करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है शी क्विकली अपोलोजाइज्ड एंड प्रॉमिस्ड टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। Maria accidentally spilled coffee on her colleague's desk. Her colleague, understanding it was an accident, smiled and assured her it was alright. She felt embraced and immediately grabbed some tissues to clean up the mess. ठीक है, तो आई थिंक इसका जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है पहले। ठीक है, मारिया एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी। ठीक है, तो पहला काम जो है यही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मारिया एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन हर कलीग्स डेस्क। ठीक है, तो उसके कलीग के डेस्क पे जो है एक्सीडेंटली कॉफ़ी गिर गई। ठीक है, तो फिर दूसरा एक्शन क्या हुआ होगा। दूसरा एक्शन जो है शी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड इमीडिएटली ग्रैब्ड सम टिश्यूज़। तो शी फेल्ट एम्ब्रेस्ड और उसने जल्दी जल्दी जो है टिश्यूज़ लाए टू क्लीन अप द डेस्क। ठीक है, तो डी जो है इसका सेकंड सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद टू क्लीन अप द मेस। ठीक है, टू क्लीन अप द मेस शी क्विकली अपोलोजाइज एंड प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसने जो है क्विकली अपोलोजाइज किया और प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है ए। हर कुलीग, तो अब कुलीग का रिएक्शन है। हर कुलीग अंडरस्टैंडिंग इट वॉज एन एक्सीडेंट स्माइल्ड एंड एश्योर्ड। तो इसका मतलब है लास्ट में सी आएगा। सो इट इज़ BDAC। BDAC। सो एज पर द आंसर की इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, BDAC। ठीक है, BD ये ऑप्शन का ABCD है, इसको आप इसके साथ मैच ना करें। ठीक है, इट इज़ BDAC। BDAC ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, ठीक है। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम। ऑप्शन नंबर बी इज ही आस्क्ड मी इफ I can do those sums for him. Option number C is he asked me if I can do these sums for him. Option number D is he asked me if I could do these sums for him. ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैन के बदले कुड आएगा, ठीक है। तो ये कैन के दो ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए और डी पे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और डी पे जाएंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड do those sums for him. He asked me if I could do these, तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है these भी यहाँ पे कैंसिल। तो पैसिव में जो है these आपका those में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगैन बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि द CEO सेड इट इज़ टाइम वी बिगिन प्लानिंग अवर वर्क, ठीक है। तो CEO बता रहा है कि इट इज़ टाइम वी बिगिन प्लानिंग अवर वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है द CEO सेड दैट इट वाज टाइम दे हैड बिगिन प्लानिंग देयर वर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द CEO सेड दैट इट वाज टाइम वी हैड बिगिन प्लानिंग अवर वर्क। ऑप्शन सी इज द CEO सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगैन प्लानिंग देयर वर्क। ऑप्शन नंबर डी इज़ द CEO सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगैन प्लानिंग हिज वर्क, ठीक है। तो आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। द CEO सेड दैट इट वाज टाइम they began planning their work, ठीक है। they began planning their work, ठीक है। so it is option number C. next question is you dash try this ice cream it is absolutely delicious, ठीक है। तो मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन इज मस्ट, शुड, कैन, वुड, ठीक है। तो यू डैश ट्राई दिस आइसक्रीम इट इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस, ठीक है। तो ये एक टाइप की सजेशन यहाँ पे दी जा रही है। तो सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वी यूज शुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शुड आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर आर्टिकल यू आर डैश फूल टू से दैट द एंड नो आर्टिकल, ठीक है। यू आर क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी यू आर ए फूल टू से दैट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is dash gold is a precious metal and the no article, ठीक है। तो जब भी मटेरियल की बात आती है, ठीक है, चाहे गोल्ड हो, आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, ठीक है, तो मटेरियल के साथ नो आर्टिकल यूज़ होता है, नो आर्टिकल, ठीक है। तो मटेरियल के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ मटेरियल, ठीक है। सो इट इज़ सिंपली गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बराक ओबामा's dash book A Promised Land was published dash year. ऑप्शन नंबर ए इज पीस, पीस, लेटेस्ट, लास्ट, लास्ट, लेटेस्ट, पीस एंड पीस, ठीक है। तो बराक ओबामा की बुक है, ठीक है। तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे। पीस बुक तो नहीं आएगा, ठीक है, या पीस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट बुक या लेटेस्ट बुक आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे बराक ओबामा's लेटेस्ट बुक ए प्रॉमिस्ड लैंड वाज पब्लिश्ड डैश ईयर, वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसकी जो लेटेस्ट बुक है वो पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लेटेस्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो लेटेस्ट होता है उसकी जो मतलब रिसेंट, लास्ट होता है आखिरी, ठीक है। तो आखिरी जो उसकी बुक थी वो पिछले साल पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर प्रीपोजिशन आई एम लिविंग डैश माई पेरेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज विद, ऑप्शन बी इज थ्रू, ऑप्शन सी इज सिंस, ऑप्शन डी इज एट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर होमोफोन एंड होमोनियम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन, ठीक है। वी वर सरप्राइज टू नो हिज डैश डिसेंट 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 डिसेंटेड, ठीक है। तो इसका आपको हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। वी वर सरप्राइज टू नो हिज, ठीक है। तो डिसेंट आएगा, डिसेंट आएगा, डिसेंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। तो उसके डिसएग्रीमेंट से वी गॉट सरप्राइज, ठीक है। वी वर सरप्राइज टू नो हिज डिसेंट, यानी उसका डिसएग्रीमेंट देख के हम सरप्राइज हो गए। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर सेंटेंस एरर। क्वेश्चन है द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर, ठीक है। तो सेंटेंस के एक पार्ट में जो है एरर है, हमें बताना है कि वो किस पार्ट में है। इफ़ द मैनेजर एक्टेड इन टाइम द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लॉस्टेड लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड, थर्ड आपको देखना है कि एरर पार्ट ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, ठीक है, या मोर देन वन है, या मोर देन वन एरर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इफ़ द मैनेजर एक्टेड, और किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट एक्शन की। द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लास्टेड लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अनरियल पास्ट टेंस की बात हो रही है। व्हेनेवर जब पास्ट टेंस की बात हो रही हो अनरियल की, वी ऑलवेज यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वी यूज़ हैड, ठीक है, वहाँ पे हैड यूज़ होता है। इसका मतलब है इफ़ द मैनेजर, तो हैड जो है यहाँ पे आएगा। इफ़ द मैनेजर हैड एक्टेड इन टाइम द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लॉस्टेड लॉन्ग। इसका मतलब है एरर जो है वो पहले पार्ट में ही है, ठीक है। तो एक्टेड से पहले आपको हैड लगाना है, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए में जो है दैट इज़ द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recognize the underlined part of the sentence. He will give me money when I go to Italy, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज adverb clause, ऑप्शन बी इज noun clause, ऑप्शन सी इज adjective clause, ऑप्शन डी इज none of the above, ठीक है, none of the above। तो when I go to Italy, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टाइम की बात हो रही है, ठीक है। वो मुझे पैसा देगा कब, when I go, तो ये टाइम की बात हो रही है। तो सिंपली जो है इट इज़ adverb clause of time, so it is adverb clause, so it is option number A, ठीक है। option number A will be correct for this question. Next question is, find the synonym of the following word. philanthropy, ठीक है। philanthropy का आपको हमें बताना है कि इसका synonym क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज helping hand, ऑप्शन बी इज hurt, ऑप्शन सी इज controlling others, ऑप्शन डी इज injury, ठीक है। तो philanthropy का आप हमें बताएंगे कि इसका सिनोनिम क्या आएगा, ठीक है। तो यू मस्ट, आपको पहले पता होना चाहिए कि philanthropy का फुल मतलब ये मीनिंग क्या है। तो philanthropy का मतलब होता है जो कंसर्न होता है विद द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर, जो हमेशा चाहता है, ऑलवेज वांट्स टू हेल्प पीपल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द हेल्पिंग हैंड, जो इसका सिनोनिम है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो philanthropy का मतलब होता है बीइंग कंसर्न्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑलवेज वांटिंग टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर कैंडोर, ठीक है। कैंडोर का हमें बताना है कि सिनोनिम क्या आएगा। फोर्टराइटनेस, डिसिमुलेशन, मेंडेस्टी, वी हैव गाइल, ठीक है, वी हैव गाइल, ठीक है। तो कैंडोर का आपको बताना है सिनोनिम क्या आएगा, ठीक है। तो कैंडोर का पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। कैंडोर का मीनिंग होता है, ठीक है, कैंडोर का जो मीनिंग है दैट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये जो है इसका मीनिंग आता है, ठीक है। अब इन 4 वर्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सिनोनिम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। देखो, गाइल का मतलब होता है कोई जैसे अपने आप को चालाक बनाता है बाय यूजिंग द डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, उसको गाइल कहते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा जो है गलत तरीके से अपने आप को क्लेवर मतलब बनाने की कोशिश करता है, दैट इज़ द गाइल, द एबिलिटी टू बी क्लेवर बट यूजिंग डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है। डिसऑनेस्ट मीन्स के थ्रू अपने आप को क्लेवर
मतलब मानना, ठीक है, दैट इज़ द गाइल, ठीक है। सो इट इज़। तो उसके बाद मेंडासिटी है। मेंडासिटी का मतलब होता है, मतलब कोई बंदा जो है बस झूठ बोलते जा रहा है, दैट इज़ द मेंडासिटी, ठीक है। ए टेंडेंसी टू लाई, ए टेंडेंसी टू लाई, ए टेंडेंसी टू लाई, ठीक है। गाइल का मतलब होता है क्लेवर बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, डिसऑनेस्ट। इस तरह इसका आपका डिसिमुलेशन होता है। डिसिमुलेशन का मतलब होता है आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप फेक करोगे, ठीक है, फेकिंग योर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप फेक कर रहे हो, आपका करेक्टर, आपके इंटेंशन जो हैं वो सारा कुछ जो है वो सारा फेक है, ठीक है, दैट इज़ द डिसिमुलेशन। और फोर्थ राइटनेस जो है दैट इज़ बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका जो है इसका मीनिंग जो है दैट कम्स सेम विद द कैंडोर। कैंडोर का भी मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। तो फोर राइटनेस का भी मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और इन तीनों का जो है, ये तीन जो है बिल्कुल उसके अपोजिट में हैं। दीज आर वी कैन से द एंटोनियम्स ऑफ कैंडोर, ठीक है। तो ये तीन जो है इसके एंटोनियम्स हैं, ठीक है। तो कैंडोर के साथ साथ आप इन चारों वर्ड्स का भी याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बाइट द बुलेट मीन्स, ठीक है, ये एक फ्रेज है, उसका क्या मतलब है। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग अ प्रॉब्लम, टू हर्ट समवन फिजिकली, टू ईट समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। तो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना, दैट इज द बाइट द बुलेट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is again a phrase, cost an arm and a leg, ठीक है। cost an arm and a leg means option A is to be very cheap, to be very expensive, to have a lot of options, to be messy, ठीक है, to be messy। तो cost an arm and leg का मतलब होता है to be very expensive, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको खरीदनी है, यू विल से दैट आई हैव टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, उसको परचेज करने के लिए। इसका मतलब है वो चीज़ जो है बहुत एक्सपेंसिव है, और मुझे, अगर हम ऐसे मतलब निकालेंगे कि मुझे अपने बाजू सब कुछ, मान लो आप इंसान के आर्म्स या लेग्स सब कुछ यही होता है इंसान का जिस्म, इसका मतलब है हमें सब कुछ भेजना है, सो दैट वी कैन गेट दैट थिंग। इसका मतलब है दैट वेरी थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आई एम वरीड डैश द एग्जाम, इन, अबाउट, ऑन, ऑफ, ठीक है। आई एम वरीड, इन तो नहीं आएगा, ऑन तो नहीं आएगा, ऑफ तो नहीं, इट इज़ अबाउट, ठीक है। तो एक सिचुएशन के बारे में है, ठीक है। सो इट इज़ आई एम वरीड अबाउट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी अराइव डैश द स्टेशन एंड आवर लेट, ठीक है। तो अबाउट, इन, एट, ऑफ, ठीक है। वी अराइव्ड अबाउट द स्टेशन, वी अराइव्ड इन द स्टेशन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, वी अराइव्ड ऑफ द स्टेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो इट इज़ एट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे दोज वायर ऑफ, वो एक्टिव पैसिव नहीं थे, दोज वायर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये नरेशन के क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन, सॉरी ये एक्टिव पैसिव के नहीं थे, ठीक है। तो अब हम जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं दोज विल बी बेस्ड ऑन योर एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म पे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन जो हैं दैट इज़ वी हैव टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज दीज फ्लावर्स ग्रीव इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स वायर ग्रोन इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स आर बीइंग ग्रोन इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर, ठीक है। तो दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। दे ग्रो दीज फ्लावर्स, ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, और जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, वो यूज़ इधर इज़ और एम या आर हम यूज़ करते हैं, किसमें, पैसिव में, ठीक है। तो इसमें इज़ एम आर है ही नहीं, इसमें वायर है, इसको भी आप काटेंगे, आर बीइंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर, इसको आप चेक भी नहीं करना है, ठीक है। आपका एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन एलिमिनेशन से, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव फॉर्म, दे विल बी ऑनरिंग द चीफ गेस्ट टुमारो, ठीक है। दे विल बी ऑनरिंग, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ऑलवेज ट्राई टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस सेंटेंस का जो टेंस है दैट इज दे विल बी, ठीक है, इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है नो पैसिव वॉइस, ऑप्शन बी जो है द चीफ गेस्ट विल बी बीइंग ऑनर्ड बाय देम टुमारो, द चीफ गेस्ट वॉज बीइंग ऑनर्ड बाय देम टुमारो, द चीफ गेस्ट विल बी ऑनर्ड बाय टुमारो बाय देम, ठीक है। तो आप 4 टेंसेज जो है याद रखोगे जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है और ये वन ऑफ देम है, ठीक है। एक आप याद रखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और एक और आता है दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंसेज हैं, इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वन अमंग देम, दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीज आर द 4 टेंसेज जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, जिनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो उस पर बेस होगा। 21st क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2023 वॉज गिवन टू, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2003 वॉज गिवन टू, ठीक है, 2023 में जो है ये किसको दिया गया। ऑप्शन इज़ वहीदा रहमान, ऑप्शन बी इज़ लता मंगेशकर, ऑप्शन सी इज़ आशा भोसले, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो 2023 में जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान जी को मिला, ठीक है, शी इज़ एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली साल 2021 का इसको मिला, ठीक है, लेकिन 2023 में मिला, ठीक है। तो कोविड की वजह से ये पोस्टपोन किए गए थे, तो इसकी वजह से जो है 2021 का जो है वो वहीदा रहमान जी को मिला। एंड अवार्ड सेरेमनी जो है वो 2023 में हुई, ठीक है, 2023 में हुई, अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो वहीदा रहमान जी जो है ये एक एक्ट्रेस है एंड दिस अवार्ड वॉज गिवन टू हर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन सिनेमा, ठीक है, इंडियन सिनेमा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है, ठीक है। टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, ठीक है, टर्की जो है वो लोकेटेड है इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, ठीक है। जो टर्की मानी जाती हैं ये हाफ एशिया और हाफ यूरोप मानी जाती हैं, ठीक है। एक हम मान के चलेंगे ये बॉर्डर है, एक साइड से यहाँ से एशिया है और यहाँ से यूरोप है, ठीक है, यहाँ से यूरोप है। तो ये किसके बीच में है, यहाँ से जो है वे है मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी, और इसके ऊपर साइड से जो है वह है ब्लैक सी, वह है ब्लैक सी। तो टर्की जो है इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी के इस पार फिर अफ्रीका आता है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है। तो इस साइड में आपका यूरोप आता है, इस साइड में आपका एशिया आता है, ठीक है। सो टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following was declared as India's 42nd World Heritage Site, ठीक है, बाय यूनेस्को, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया में अभी करंटली जो है वी हैव 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है, 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि 42nd जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी इंडिया में वो कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए इज होयसला टेम्पल्स, ऑप्शन बी इज शांति केतन, ऑप्शन डी इज ढोलवेरा, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो, ठीक है, नन ऑफ द एबो, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी बनी थी, ठीक है, कौन सी बनी थी 42nd, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा
डोरवेरा जो है इट इज़ एन हरप्पन सिटी इन द रन ऑफ कच्छ, और इसको जो है 2021 में इंक्लूड किया गया था इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज, और ये 40th बनी थी, ठीक है, उस टाइम 40th बनी थी, ठीक है। और शांति केतन जो है, शांति केतन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल, इसको जो है 2023 में ऐड किया गया, एंड दिस वाज द 41st साइट, ठीक है, 41st साइट। एंड Hoysala temples, these are the temples which are located in Karnataka, and these were also included in 2023 में इनको ऐड किया गया, and these were added as 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर गंगा की। ऑप्शन ए इज अलकनंदा, ऑप्शन बी इज यमुना, ऑप्शन सी इज महानंदा, ऑप्शन डी इज राम गंगा, ठीक है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर गंगा की, ठीक है, वो है यमुना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज कृष्णा, ऑप्शन बी इज नर्मदा, ऑप्शन सी इज तीस्ता, ऑप्शन डी इज गोदावरी, ठीक है। तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे कि इंदिरा सागर डैम जो है वो किस रिवर पे है, ठीक है। तो कृष्णा पे है, नर्मदा पे है, तीस्ता पे है, गोदावरी पे है, ठीक है। तो इट इज़ इंदिरा सागर डैम, इट इज़ ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है ये। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नर्मदा, एंड इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को के इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज में नहीं है। ऑप्शन इज रामलीला, ऑप्शन बी इज मार्च, ऑप्शन सी इज योगा, ऑप्शन डी इज कालीबेली, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में नहीं है, ठीक है। अगर हम कालीबेली को देखेंगे, कालीबेली जो है इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान, ठीक है, डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान, और बिल्कुल ये इंक्लूड है इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, सॉरी कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा योगा आप सभी को पता होगा, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। रामलीला जो है, रामलीला जो है इट इज़ द एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ द एपिक जो रामायण है, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस होती हैं दैट इंक्लूड, उसमें सॉन्ग्स, नरेशन वगैरह होता है, तो ये भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। तो मार्च जो है, मार्च इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल। तो ये एक्चुअली एक फोक डांस है, ठीक है, इट इज़ अ फोक डांस ऑफ, ये एक रीजन है दैट इज़ द मालवा रीजन ऑफ एमपी स्टेट, ठीक है, एमपी स्टेट का, मध्य प्रदेश में मालवा रीजन एक है जहाँ पे जो है फोक डांस है मार्च, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज which among the following factors influence the density distribution of the population in India? Option A is amount of rainfall, option B is cultural factors, option C is distribution of minerals, option 4 जो है that is the fertility of soil, ठीक है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है whether it is 1 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, ठीक है। इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो कौन से फैक्टर जो हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिल्कुल, कल्चर के बारे में मुझे नहीं लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मुझे लगता है कि फर्टिलिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये दो चीज़ें जो हैं दैट में इन्फ्लुएंस द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 1 and 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following personalities wrote a play नील दर्पण to portray the oppression of indigo farmers, ठीक है। तो कौन सी पर्सनालिटी थी जिसने नील दर्पण जो है रोट किया था एक प्ले दैट वाज नोन एज नील दर्पण,
एंड दैट वाज पोर्ट्रेइंग द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, तो आपको पता ही है आई थिंक इन 1859 में जो हो इंडिगो रेवोल्ट चला था। ठीक है, इंडिगो रेवोल्ट। ठीक है, तो इंडियन फार्मर जो हैं वो उनको फोर्स किया गया था टू ग्रो द इंडिगो। ठीक है, ये एक जो डाइज वगैरह होते हैं, एक केमिकल होता है जो जिसका एक केमिकल बनता है। ठीक है, जो डाइज वगैरह कलरिंग वगैरह होती हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इंडियन फार्मर जो हैं वो ब्रिटिशर्स के थ्रू फोर्सबली जो है उनको ग्रो करना पड़ा। ठीक है, दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उनके साथ फ्रॉड एग्रीमेंट्स किए गए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब और कुछ क्रॉप्स थे जो प्रॉफिटेबल थे जैसे राइस वगैरह उस टाइम, तो उनको जो है उनको उसकी कल्टिवेशन नहीं करनी दी। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है एक कंट्री वाइड एजिटेशन हुई, दैट इज़ नोन टू बी द इंडिगो रेवोल्ट। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है कंट्री में वाइड एजिटेशन हो गई। एंड इसी के साथ में जो है देयर वाज ए पर्सनैलिटी हु रोट ए प्ले, नील दर्पण, जिसने जो है उसमें पोर्ट्रे किया द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तो वो पर्सनैलिटी कौन थी? दैट वाज दीन बंधु मित्रा। ठीक है, तो दीन बंधु मित्रा जो है उसने जो है नील दर्पण को, ही रोट द प्ले दैट वाज नोन टू बी द नील दर्पण। ठीक है, जिसमें उसने मतलब जो इंडियन फार्मर्स के साथ ऑपरेशन हुआ था इन द इंडिगो रेवोल्ट, ठीक है, वो सब उसमें लिखा है। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इसके साथ साथ आप डेट याद रखोगे इंडिगो रेवोल्ट कब हुआ था। इट वाज इन 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो कौन सा पार्ट इंडिया का जो रिसीव करता है फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिनको जो है दे रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ मानसून। ठीक है, तो दोनों साइड से जो है उनको रेनफॉल रिसीव होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड? ऑप्शन इज फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इज कॉटन, ऑप्शन सी इज जूट, ऑप्शन डी इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इट इज़ नोन टू बी द ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है, जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। कॉटन जो है, कॉटन इज़ नोन टू बी द सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। और जो फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर वगैरह है इसको जो है गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ नोन टू बी द गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग्स। तो कौन सी प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में जिसको लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है? ऑप्शन इज रजौरी, ऑप्शन बी इज शोपियान, ऑप्शन सी इज रियासी, ऑप्शन डी इज रामबन। ठीक है, तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इट इज़ द रजौरी दैट इज जिसको जो है द लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फेमस मुगल एम्पर अकबर कॉन्क्वेर कश्मीर। ठीक है, तो मुगल एम्पर अकबर जो थे उन्होंने कश्मीर को जो है कॉन्क्वेर कब किया था? ऑप्शन इज 1553, 1586, 1528, 1501। ठीक है, तो मुगल जो है यहाँ पे 1586 से लेकर 1752 तक जो है यहाँ पे मुगल रूल चला है। ठीक है, मुगल रूल चला है। एंड इट वाज द अकबर हु कॉन्क्वेर कश्मीर इन 1586। ठीक है, 1586 में जो है अकबर ने कश्मीर को कॉन्क्वेर किया एंड ही डिफीटेड द जो चक आर्मी थी, चक्स यहाँ पे उससे पहले जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी आर्मी को डिफीट करके जो है उन्होंने कश्मीर को कॉन्क्वेर किया। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following Mughal kings nominated सिराजुद्दीन ऑफ विलेज काहुटा एज राजा पुंछ। तो कौन सा मुगल किंग जो है जिसने सिराजुद्दीन जो काहुटा विलेज से था उसको एज राजा पुंछ नॉमिनेट किया? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन बी इज हुमायूं, ऑप्शन सी इज अकबर, ऑप्शन डी इज औरंगजेब। ठीक है, तो इट इज़ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट वाज जहांगीर। ठीक है, तो ये जहांगीर था मुगल किंग जिसने जो है सिराजुद्दीन को नॉमिनेट किया एज राजा पुंछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्मड। तो किस ईयर में जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया। ऑप्शन इज़ 1979, ऑप्शन बी इज़ 1985, ऑप्शन सी इज़ 1990, ऑप्शन डी इज़ 1965। ठीक है, तो आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इट वाज 1979 जो है इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया एंड एट दैट टाइम ये जो है इट वाज पार्ट ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ था। ठीक है, एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अभी शोपियान, पुलवामा एंड त्राल, तो ये जो है 3 तहसील थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो इनको जो है अलग किया गया और डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। फिर बाद में जो है 2006-7 में शोपियान को भी अलग किया गया और इसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इट वाज इन 1979, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को जो है and it was made the district and it was carved out from the Anantnag district। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जेके एस भी कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कहाँ से काव किया गया। जैसे मतलब क्वेश्चन आएगा कि रामबन को किस डिस्ट्रिक्ट से जो है काव किया गया एंड फॉर्मड एज डिस्ट्रिक्ट, या रियासी को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के, या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जेके एस भी यूजुअली आस्क्स इन एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। डोडा, पूंछ, रियासी, रामबन। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा बटोट जो है इट इज़ इन राम, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रामबन। तो रामबन में जो है बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अफगान रूल्ड कश्मीर फ्रॉम। तो अफगान जो है उन्होंने रूल कश्मीर में कब से कब तक किया। 1819 से लेकर 1846 तक, 1753 से लेकर 1819 तक, तो 1753 से लेकर 1819 तक, 1587 से लेकर 1752 तक, 1561 से लेकर 1587 तक। ठीक है, तो अफगान जो है उन्होंने कब से कब तक रूल किया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में कभी कभी आता है। जो मुस्लिम रूल है एक्चुअली वो 1320 से स्टार्ट हो गया कश्मीर में एंड इट वाज द शाहमी डायनास्टी फर्स्ट। ठीक है, तो शाहमी डायनास्टी ने जो है 1320 से लेकर 1561 तक जो है यहाँ पे जो है रूल किया। ठीक है, उसके बाद शाहमी के बाद यहाँ पे चक आ गए। ठीक है, चक, तो चक डायनास्टी जो है दे रूल्ड हियर फ्रॉम 1561 से लेकर 1786 तक। ठीक है, फिर 1786 से लेकर 1752 तक जो है मुगल्स ने यहाँ पे रूल किया। ठीक है, फिर मुगल्स के बाद अफगानी आ गए यहाँ। 1753 से लेकर 1890 तक जो है अफगानस ने यहाँ पे रूल किया। अफगानस पे यहाँ पे सिख आ गए। ठीक है, इट वाज 1819 टू 1846 इन्होंने रूल किया। उसके बाद 1846 से लेकर 1946 तक जो है यहाँ पे डोगरा राज चला। ठीक है, डोगरा रूल। ठीक है, डोगरा रूल। अब यहाँ पे अफगान की बात हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ 1753 टू 1819। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है इनमें से भी आपको क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, तो ये डेट जो है आपको ज़रूरी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टुक प्लेस ड्यूरिंग हुज रेन। ठीक है, तो रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट जो है वो किसके टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। महाराजा हरी सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है, तो रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट एक्चुअली टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो महाराजा प्रताप सिंह ने 1885 से लेकर 1925 तक जो है यहाँ पे रूल किया। ठीक है, तो इसी के टाइम में जो है द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टुक प्लेस। तो इसी के टाइम में कॉलेजेस, ठीक है, जैसे आपका एसपी कॉलेज है, या जम्मू में जो आपका जम्मू में जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया 1907 में। ठीक है, तो सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई यहाँ पे श्रीनगर में। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह, तो सारा कुछ जो है उसी के टाइम में। एंड द फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट दैट इज़ द मोहरा 1907 में जो
कमीशन हुआ था, ठीक है, उसको भी उसी के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड जम्मू वाज कनेक्टेड विद श्रीनगर टेलीफोन लाइन से, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन जो है वो एक्सटेंड की गई, ठीक है, या रेलवे लाइन जो है उसी के टाइम में जो है जो सियालकोट टू जम्मू रेलवे लाइन चली वो उसी के टाइम में, ठीक है, 1819 में स्टार्ट की गई, ठीक है। और बानिहाल कार्ट रोड जो है या जहलीम वैली कार्ट रोड जो है उसी के टाइम में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ द वी कैन से the contribution that Pratap Singh made towards the state of Jammu and Kashmir, and it was his period that the real modernization of the Jammu and Kashmir state took place. So इसको आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज Which section of Jammu and Kashmir Organization Act deals with abolition of Legislative Council of the State of JNK, ठीक है। आपको पता ही होगा JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसके मुताबिक जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो एबॉलिश किया गया, ठीक है। तो बाईकैमरलिज्म से या बाईकैमरलिज्म टू यूनिकैमरलिज्म अब यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, एक ही हाउस है अब यहाँ पे, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये किस सेक्शन के अंडर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन इज सेक्शन 57, ऑप्शन बी सेक्शन 75, ऑप्शन बी सेक्शन 73, ऑप्शन डी इज सेक्शन 69, ठीक है, सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 जो है इट इज़ एक्चुअली इट डील्स विद द जो कंटिजेंसी फंड होता है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दैट डील्स विद इट इज़ द सेक्शन 69। सेक्शन 73 जो है दैट इज इट डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। सेक्शन 75 जो है दैट डील्स विद दैट देयर शुड बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। एंड इट इज़ द सेक्शन 57, ठीक है, सेक्शन 57 दैट इज दैट डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इट इज सेक्शन 57। तो ये आपका जो पार्ट थर्ड आता है, ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। तो उसमें जो है सेक्शन 57 जो है दैट डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एज पर सेक्शन 85 ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 central government may establish one or more advisory committee for distribution of sectors and other matters which submit its report within dash to LG and LG has to act on those recommendations within dash days, ठीक है। तो जो सेक्शन 85 ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वन और मोर एडवाइजरी कमिटीज़ जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स एंड अदर मैटर्स, जिनको जो है रिपोर्ट जो है विद इन वेदर इट इज़ 1 मंथ, 6 मंथ, 7 डेज़ और नन ऑफ द एबो, इनको जो है सबमिट करना होता है। और LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको एक्ट करना पड़ता है ऑन दोज रिकमेंडेशन विद इन 7 डेज़, 30 डेज़, 1 मंथ और नन ऑफ द एबो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट इज़ एक्चुअली विद इन 6 मंथ जो है दे वी कैन से दे हैव टू सबमिट इट रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। और LG जो है उसको एक्ट करना पड़ता है विद इन 30 डेज़, ठीक है, विद इन 30 डेज़, ये आप याद रखोगे। तो जो एडवाइजरी कमेटी है वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर सकता है विद इन द 6 मंथ्स, ठीक है। और LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ही हैज़ टू एक्ट ऑन दोज रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो उसको जो है ही और शी हैज़ टू एक्ट ऑन दोज रिकमेंडेशंस विद इन 30 डेज़, ठीक है, विद इन 30 डेज़। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास कनेक्ट्स अनंतनाग एंड किश्तवाड़? तो कौन सा पास है जो अनंतनाग को किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन इज बानिहाल पास, ऑप्शन बी इज पीर पंजाल पास, ऑप्शन सी इज सिंथन पास, ऑप्शन डी इज मरगान पास, ठीक है। तो अनंतनाग एंड किश्तवाड़ जो है, बानिहाल पास आपको पता है इट कनेक्ट्स कश्मीर को जम्मू के साथ, ठीक है, कश्मीर को ये जम्मू के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। जो पीर पंजाल पास है इट कनेक्ट्स पीर पंजाल पास जो है ये आपका जो पुंछ एंड शोपियान है, ठीक है, इनको कनेक्ट करता है। एंड इट इज़ द सिंथन पास दैट कनेक्ट्स अनंतनाग एंड किश्तवाड़, ठीक है, अनंतनाग एंड किश्तवाड़। मरगन पास जो है आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये अनंतनाग के कुछ पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपस में। सो इट इज़ द सिंथन पास दैट कनेक्ट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Now the next question is match list 1 with list 2. We have to match the list 1 with list 2. List 1 जो है
वी हैव विंडोज़ NT, वी हैव सफारी, वी हैव मेलिसा, वी हैव सिमटैक, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 2 में आपका है वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वायरस, ठीक है। तो इनको जो है आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, आपस में, ठीक है, एंड यू हैव टू चूज़ द वन अमंग द ऑप्शन, ठीक है। तो आप जल्दी से जो है इसको कनेक्ट करो, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है। विंडोज़ NT जो है आपको पता ही है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और सफारी जो है, सफारी इज़ ए वेब ब्राउज़र, ठीक है, सफारी आपको पता ही है ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। इसके अलावा सिमटैक जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और मेलिसा जो है इट इज़ ए वायरस, ठीक है, मेलिसा जो है इट इज़ ए वायरस। सो ए जो है किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ। तो अब यहाँ पे ए जो है 2 ऑप्शन में 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बी जो है 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, बी यहाँ पे भी 1 में, यहाँ पे भी 1 में। सी जो है 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, ठीक है। तो डैश रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। ऑप्शन इज एडवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है। तो इसका आपको हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फर्मवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब, डेवलपर, आउटलाइन, इंसर्ट, रिव्यू, ठीक है। तो MS Word में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन जो है वो किस टैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द रिव्यू टैब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज नोन एज, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सर्चिंग, स्टोरिंग, कंट्रोलिंग, सोलिंग, ठीक है। तो डैश शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड जो है इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को जो है MS Excel में क्या कहते हैं, चार्ट, मैक्रो, रेंज, पाइवोट टेबल, ठीक है। तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इन MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्यू इन MS PowerPoint 2019। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ व्यू है किसमें, MS PowerPoint 2019 में। रीडिंग व्यू, ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, ऑप्शन डी इज वेब लेआउट, ठीक है, वेब लेआउट। तो इट इज़ द रीडिंग व्यू, दैट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ व्यू इन MS PowerPoint 2019, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इज टॉय प्रिंटर, ऑप्शन सी इज लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी इज रॉक एंड सीजर, ठीक है, रॉक एंड सीजर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इनमें से वी हैव, जल्दी से आप हमें आंसर बताएंगे। इट इज़ द लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is what is the full form of LCD in context of output devices? Option A is laser crystal display, option B is liquid crystal display, option C is light crystal display, option D is lime crystal display, ठीक है। इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ LCD in context of output devices जो है दैट इज LCD का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। It is the liquid crystal display, option number B. Next question. Next question is dash from the control panel have setting related to the computer network, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में जो है सेटिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है। ऑप्शन इज प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, रिमोट ऐप कनेक्शन, ऑप्शन डी इज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ठीक है। तो जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो है ऑन करते हो, जब आप कंट्रोल पैनल में जाते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड जो सेटिंग होती है दैट इज़ इन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर होता है जिसमें आप नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी।
द इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस इज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ USB ड्राइव, ऑप्शन बी इज़ माइक्रोफोन, ऑप्शन सी इज़ वेबकैम, ऑप्शन डी इज़ स्पीकर, ठीक है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस जो है जो आपकी वॉइस को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज़ द माइक्रोफोन, ठीक है, जिसको माइक कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो है आप अपनी जो है वॉइस एज इनपुट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can send an email to interested third parties while keeping the original respondents blind to the fact by adding denim dash section. Option A is BCC, option C is CC, option C is to, option D is ENV, ठीक है। तो आप जो है थर्ड पार्टी को भी मेल भेज सकते हो, लेकिन जो मेन रिस्पेंट होता है उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेल और किसको गया है, ठीक है। तो उसको थर्ड पार्टी का ईमेल पता नहीं चलेगा कि ये इसको भी चला गया है, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन यूज़ होता है, दैट इज़ द BCC, दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। तो जो BCC में रखे जाते हैं वो मेन रिसिपिएंट को नहीं दिखते हैं, इनको मेल गया है, ठीक है। तो ये मस्ट रिमेंबर। और CC जो होता है दैट इज द कार्बन कॉपी, ये दिखता है किसको, सबको, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर को आगे मेल करना होगा, वो उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, उनको भी जो है वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड या उनके इंफॉर्मेशन में रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो CC में सभी एम्प्लॉयज़ को रखता है, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट द सेम इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको भी पता चले कि मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की गई है, ठीक है। दैट इज़ द CC। और BCC में अगर आपको थर्ड पार्टी रखनी हो, इसमें थर्ड पार्टी को मेल सेंड करना हो, सो दैट द मेन रेसिपिएंट जो है मेल का उसको पता नहीं चलना चाहिए, दैट इज़ द BCC। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच प्रोग्राम इज़ लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो है कौन सा प्रोग्राम लोड होता है कंप्यूटर में। नेटवर्क कनेक्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहले लोड होता है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट इज इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू शो और हाइड द ग्रेड्स, ठीक है। तो MS PowerPoint 2019 में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है किसके लिए, टू शो और हाइड ग्रेड्स। ऑप्शन ए इज Alt + F9, ऑप्शन बी इज Control + F9, ऑप्शन सी इज Shift + F9, ऑप्शन डी इज Tab + F9, ठीक है, Tab + F9। तो कौन सा शॉर्टकट की जो है MS PowerPoint में यूज़ होता है किसके लिए, शो और हाइड ग्रिड्स। जो ग्रिड्स बनता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेज ऐसे फिर बन जाता है, ठीक है। तो इसको शो या हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है किसमें, MS PowerPoint में, ठीक है, MS PowerPoint में, ठीक है। तो इट इज़ Shift + F9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ Shift + F9 जो है इसको यूज़ किया जाता है MS PowerPoint में टू शो और हाइड ग्रिड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2019, ठीक है। MS Word 2019 का फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है .dowm, .dosm, .docx, .dopm, ठीक है, .dopm, ठीक है। तो आपको पता है .doc जो है 2007 से पहले का वर्जन जो है उसमें .doc यूज़ होता है, उसके बाद जितने भी वर्जन आए docx, .docx जो है दैट इज़ द फाइल एक्सटेंशन इन MS Word। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल, ठीक है। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, उसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो यूजुअली आप Ctrl + B करते हो, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है जिसकी मदद से जो हम टेक्स्ट को जो है सिलेक्टेड सेल को जो हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl + 4, Ctrl + 3, Ctrl + 2, Ctrl + 5, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है Ctrl + 5 जो है इट इज़ एक्चुअली ये अप्लाई होता है जो स्ट्राइक थ्रू होती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए, अप्लाई और रिमूव, ठीक है, अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग। जो स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग होती है उसको अप्लाई या रिमूव करने के लिए Ctrl + 5 का यूज़ किया जाता है MS Excel में, ठीक है। अगर हम Ctrl + 2 को देखेंगे, ठीक है, Ctrl + 2 को देखेंगे, इट इज़ द ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ यूज्ड फॉर ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। Ctrl + B भी आप यूज़ कर सकते हो और इट इज़ Ctrl + 2, ठीक है। तो Ctrl + 2 एंड Ctrl + B, ठीक है। अब हम Ctrl + 3 को देखेंगे। Ctrl + 3 जो है इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर
टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, ठीक है। जैसे आप Ctrl+I करते हो, इससे क्या होता है, टेक्स्ट जो है इटालिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट होता है। तो Ctrl+3 जो है यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, ठीक है। और Ctrl+4 जो है, Ctrl+4 इज़ एक्चुअली यूज फॉर टू रिमूव और अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे हम Ctrl+U करते हैं, Ctrl+U से क्या होता है, टेक्स्ट जो है जो वो अंडरलाइन होता है या वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जैसे आपने कोई यहाँ पे वर्ड लिखा, उसको आपको अंडरलाइन करना है ऐसे, ठीक है, तो यू कैन यूज़ द Ctrl+U शॉर्टकट की एज वेल एज Ctrl+4, ठीक है। तो ये 2-4 कीज़ जो हैं आप याद रखोगे, ठीक है। तो दीज आर द शॉर्टकट कीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSS, ठीक है। OSS का फुल फॉर्म हमें बताना है, बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताएंगे। OSS का फुल फॉर्म जो है दैट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ each CPU has built-in ability to execute a set of machine instructions called it is dash, ठीक है। तो इस हर किसी CPU में जो है बिल्ट इन एबिलिटी होती है टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पीड, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन लेंथ, इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो उसको जो है इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल, ठीक है। तो इंटरनेट जो है एक प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है, HTML, TCP, IP, XML, URL, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी TCP IP जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the time required by a read-write head of magnetic tape to position itself on the specified track cylinder is called, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर टाइम, डिले टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम, ठीक है। तो जो टाइम रिक्वायर करता है रीड राइट हेड किसका, मैग्नेटिक टेप का, टू पोजिशन इटसेल्फ ऑन द स्पेसिफाइड ट्रैक और सिलेंडर, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द सीक टाइम। उसको सीक टाइम बोलते हैं जब तक कि जो है रीड राइट हेड जो है पोजीशन करता है ऑन द स्पेसिफाइड ट्रैक, तो उस टाइम गैप को जो है उसको सीक टाइम कहते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स होता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, रनिंग, डिबगिंग, फ्लो चार्टिंग, सिमुलेटिंग, ठीक है, सिमुलेटिंग, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिबगिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नाउ दिस विल बी द रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज GAINT, ठीक है, GAINT को जो है कोड किया गया एज MKEXR, ठीक है, इसको कोड किया गया एज दिस, एंड वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ ROUTE, ठीक है। रूट का हमें सेम वे में जो है हमें कोड बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तब तक जो है मैं इसको आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप G और M की गैप देखोगे, ठीक है, G वी हैव HIJKL, ठीक है, तो 5 वर्ड्स का गैप है। अगर हम A और K में देखेंगे, A वी हैव BCDEFGHIJ, तो बिल्कुल ये गैप नहीं बन रहा है, ये 5 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है ये वाला अप्रोच जो है इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप, अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिवर्स भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर्स के अलावा एक और अप्रोच जो है दैट इज़ द क्रॉसिंग अप्रोच, ठीक है, क्रॉसिंग अप्रोच। यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, ठीक है, बीच में से आप इसको ऐसे ही रखोगे, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव 5 लेटर्स, ठीक है। तो अगर आप क्रॉसिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो बीच वाला लेटर जो आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है। तो 5 लेटर्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। अब हम देखेंगे A और M का क्या रिलेशन, ठीक है। A और M में अगर आप देखोगे, वी हैव A B, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, इट इज़ एक्चुअली GIANT, ठीक है, GIANT, ठीक है, उसको लिखा गया है एज MKEXR, ठीक है, MKEXR, ठीक है। और सेम वे में हमें लिखना है ROUTE, रूट, ठीक है। तो क्रॉसिंग अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। तो I और M में क्या रिलेशन है, I
जे के एल, ठीक है, जे के एल, गैप ऑफ 3, उसके बाद आपका एम आता है, ठीक है। जी और के में कितना गैप है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, बिल्कुल 3 लेटर्स का गैप है। ए और ई आप ऐसे रखोगे, ए या बी सी डी, तो 3 लेटर्स का गैप है। एन और आर में आप देखोगे एम एन ओ पी क्यू, बिल्कुल 3 लेटर्स का गैप। टी और एक्स में आप देखोगे यू वी डब्ल्यू, बिल्कुल 3 लेटर्स का गैप, ठीक है। तो आपको जो है अप्रोच समझ आए कि कौन सा जो है यहाँ पे अप्रोच चूज़ किया गया है, ठीक है। सेम वे में हमें जो है रूट का निकालना है, ठीक है। अब हम रूट को देखेंगे। आपने देखा कि क्रॉसिंग में जो है 3-3 लेटर्स का गैप है और सेंटर वाला जो है उसमें भी 3 लेटर्स का गैप है, ठीक है। तो सेम वे में जो है हम इसका निकालेंगे ROUTE का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, ठीक है, ये ऐसे ही रखना है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। तो PQRSTU 3 लेटर्स का गैप, इसका मतलब है यहाँ पे V आएगा। OPQR इसका मतलब है यहाँ पे S आएगा। UV यहाँ पे क्या आएगा, MNO VWX, ठीक है। तो यहाँ पे Y आएगा, बिल्कुल ठीक है, Y आएगा यहाँ पे। तो SVY अगर यहाँ पे देखोगे आप, इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह आप इन दो का भी निकालोगे, ठीक है। तो ई का अगर आप बीच में 3 लेटर्स का गैप डालोगे, EFGH, ठीक है, तो यहाँ पे I आएगा। TUVW, तो यहाँ पे X आएगा। सो इट इज़ SVYIX, SVYIX। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है इसमें यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ब्लड रिलेशन पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए मैन सेड टू ए लेडी, ठीक है। तो एक आदमी जो है वो एक लेडी को कह रहा है यूर फादर्स वाइफ सिस्टर इज माई वाइफ, हाउ इज़ द लेडीज मदर रिलेटेड टू मैन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मैन है, ठीक है, और बताया गया है कि ये एक लेडी को कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेडी एक है, ठीक है, लेडी एक है, ये उसको बता रहा है कि यूर फादर्स वाइफ सिस्टर इज़ माई वाइफ, ठीक है, इज़ माई वाइफ, ठीक है। तो लेडी जो है इसको बता रही है कि आपके फादर जो हैं, ये इसका फादर हो गया, फादर्स वाइफ सिस्टर, फादर की जो वाइफ है, ठीक है, यहाँ पे आप उसको लिखोगे, ठीक है, उसकी सिस्टर, उसकी सिस्टर, तो वो ऐसे मार्क होगा, उसकी सिस्टर इज़ माई वाइफ, ये उसकी बीवी है, ठीक है। किसकी बीवी है, इस आदमी की, ठीक है, इस आदमी की। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया हाउ इज़ द लेडीज़ मदर, लेडी कौन है, ये लेडी है, उसकी मदर कौन है, उसकी मदर तो ये है। हाउ इज़ द लेडीज़ मदर रिलेटेड टू मैन, तो इस वुमेन का इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये आदमी है, ठीक है, मैन है, उसकी वाइफ जो है ये है, ठीक है, और उसकी वाइफ की बहन है, इसका मतलब है ये उसकी सिस्टर इन लॉ हो गई। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो इट इज़ सिस्टर इन लॉ, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लेडीज मदर एंड द मैन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको देखना है यहाँ पे 9 से। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 ऑलवेज ऐड द नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स को जो है ऐड करना है। इफ़ दो नंबर्स अगर वहाँ पे जो आपका रिजल्ट नहीं कर रहा है, अगर उसको फॉर एग्जांपल जैसे हम देखेंगे 909, ठीक है, 909, तो इनको आप ऐड करोगे, इट इज़ 9 + 0 + 9, ये कितना आ रहा है 18। अगर इस 18 को 9 से डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब है 909 को भी डिवाइड होगा, ठीक है, 909 को भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो इनको आप एक एक करके ट्राई करेंगे ऐड करके, ठीक है। तो इनको आप देखोगे कि कौन सा जो है आंसर आएगा, ठीक है, कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप आंसर जो है इसके साथ मैच करोगे, इट इज़ 9 8, ठीक है। तो इसको हम चेक भी करेंगे, इट इज़ 9 + 8 + 4 + 3 + 6 + 6। अगर आप देखोगे 9 + 8 इज़ हो गया 17, 17 + 4 इज़ 21, 21 + 3 इज़ 24, 24 + 6 इज़ 30, 30 + 6 इज़ 36। 36 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4s आर, येस इट इज़ एक्चुअली डिविजिबल बाय 4। तो इन सम को जो है डिवाइड होता है 9 से, इसका मतलब है इस पूरे नंबर को भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। दिस इज़ द डिविजिबिलिटी। तो बाकी जितने भी मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर दिया हुआ है इन द मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट, ठीक है। तो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया फ्रॉम 1 to 10 जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करें, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ find the remainder when sum of 5 consecutive natural numbers from 5 to 38, 5 to 38
तो 5242 इज़ डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5238 से लेकर 39, 40, 41, 42, ठीक है। तो इनको ऐड करना है और उस सम को जो है डिवाइड करना है बाय 5 एंड व्हाट विल बी द, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, इट इज़ 9 8, इट इज़ 17, 17 प्लस 1 इज़ 18, 18 प्लस 2 इज़ 20, ठीक है 20। अगर आप में से बच्चे चालाक होंगे वो यही से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया कि जब भी नंबर की लास्ट में या 0 होगा या 5 होगा, उस नंबर को जो है एग्जैक्टली डिवाइड होता है 5 से, ठीक है। यहाँ पे क्या आया आपको लास्ट में, इसका मतलब है ये नंबर जो है इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो जब कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 होता है तो रिमाइंडर जो है वो आपका 0 के बराबर निकलता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इसका ऐड भी करोगे, ठीक है, तो ऐड करके भी जब आप देखोगे दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 और आपका आंसर जो है वो निकलेगा 0, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है वो आपका 0 निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसमें लॉजिक भी लगाना पड़ता है, ठीक है, तो जिससे आपका टाइम भी बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इफ 20% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ ए नंबर इज़ 1344 देन व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ नंबर को जो है हम एज्यूम करेंगे वो x है, वो किसके बराबर है 1344, ठीक है। तो परसेंट का मतलब होता है 25/100 इंटू 60/100, ठीक है, इंटू 70/100 इंटू एक्स और इसका वैल्यू जो है दैट इज़ 1344। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप जो है इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ ए डोर फ्रेम हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1040 तो डोर का जो प्राइस है वो बढ़ गया 1040 टू 1196, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ 1040 जो है से लेकर 1196 बढ़ गया, इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट जो है 156 रुपीज़ का प्राइस बढ़ा है, ठीक है। तो इट इज़ 156 डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग का रेट जो है दैट वाज इंटू 100, ठीक है। तो 0 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 1560 डिवाइडेड बाय 104, ठीक है 104। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एज 15%, ठीक है। तो इसका मतलब है 15% जो है रेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जो है आप पास करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आप जो है आंसर के साथ मैच करेंगे तो उस हिसाब से आप आगे जो है इसको टिक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है कि गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jenny get a successive discount of 10% and 20% on his full food bill of 4550. What is the amount paid by Jenny in rupees, ठीक है। तो पहले जो है उसको 10% का डिस्काउंट मिला था, उसके बाद जो है 20% का डिस्काउंट उसको मिला है ऑन ए फूड बिल ऑफ 4550। तो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पहले 10% मिला फिर बाद में 20% मिला, इसका मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उसको 30% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है इसका। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि एक्चुअल में उसको डिस्काउंट कितना मिला है। इस इज एक्चुअली डिस्काउंट के लिए -a - b प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। दिस इज़ द शॉर्टकट की फॉर ये शॉर्टकट यूज़ होता है किसके लिए, टू फाइंडिंग आउट द एक्चुअल डिस्काउंट ही हैज़ रिसीव, ठीक है। -a - b का पहला डिस्काउंट कितना मिला उसको 10, दूसरा 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 100 कितना हो गया, सॉरी 10 कितना हो गया, इट इज़ -30 प्लस 20 इंटू 10 इट इज़ 200 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 20 कैंसिल, इट इज़ -30 प्लस 2, तो वो कितना आएगा -28। तो एक्चुअल में जो है इसको डिस्काउंट 28 मिला है, ठीक है, 28 मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी तो आपको समझाया था वीडियो में, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो जो है चेक कर सकते हो। तो -28 जो है इसको एक्चुअल में डिस्काउंट मिला है, इसको 30% डिस्काउंट नहीं मिला है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का बिल आ गया 100 रुपये, ठीक है, उसको पहले डिस्काउंट मिला 10%, इसका मतलब है उसको अब 90 ही देना पड़ेगा। तो 90 जब आ गया उसको बाद में फिर से डिस्काउंट मिला 10% का, ठीक है। तो 10% ऑफ 90 कितना होता है, वो 9 रुपये ही होता है। इसका मतलब है इसमें इसको 10 डिस्काउंट मिला और इसमें इसको 9 रुपये का डिस्काउंट मिला, टोटल कितना मिला 10 + 9 इट इज़ 19। अगर इसको इकट्ठे में 20% डिस्काउंट देते पहले ही उसको कितना मिलता
20 रुपीज़, लेकिन इससे इसको जो है 19, इसका मतलब है इसको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 1 रुपये का फ़ायदा जो है वो रेस्टोरेंट वालों को मिल रहा है। दैट इज़ वाई सक्सेसिव डिस्काउंट्स में जो है ये आइडिया यूज़ होता है कि 10% प्लस 20% का मतलब ये नहीं होता है कि ये 30% मिला है सक्सेसिव में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 28% जो है एक्चुअल में उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हम निकालेंगे 28% ऑफ 4550, तो इतना जो है इसको डिस्काउंट मिला है, दैट इज़ 28/100 इंटू 4550, ठीक है। तो 1010 कैंसल, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 1s are, ठीक है, 2 1s are 2, 14s are, तो 14 इंटू 91 इज़, इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1274। तो इतना अमाउंट जो है इसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। बिल कितनी थी 4550, 4550 जो है इसकी बिल थी, तो डिस्काउंट कितना मिला 1274, ठीक है। तो उसको कितना पे करना पड़ा, ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 3276, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3276 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। Next question is based on your average. The average of 190 lab readings was 86 units. Later on, it was found that a reading 276 was wrongly typed as 86. Find the correct average. ठीक है, तो 190 जो है लैब रीडिंग्स हैं, ठीक है, और ये एवरेज जो है वो किसके बराबर निकला है 86 की, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा इनका, या सम कितना आएगा, इट इज़ 86 इंटू 190, वो कितना आएगा, इट इज़ 16340, ठीक है। जब हम करेक्टेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है, सम, ठीक है, सम प्लस करना होता है कि कौन सी एक्चुअल एंट्री हमें ऐड करनी थी, ठीक है। तो एक्चुअल हमें 276 ऐड करना था, लेकिन गलती से 80, यानी जो गलती से टाइप हुआ है उसको माइनस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर कितना है यहाँ पे, नंबर है 190, ठीक है। तो सम जो है दैट इज़ 16340, उसके बाद आपको प्लस करना है 276, ठीक है, माइनस करना है 86, डिवाइडेड बाय करना है 190, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, 16340 प्लस 276 माइनस करना है 86 जो हमने गलत टाइप की थी, डिवाइडेड बाय 190, ठीक है। तो इट विल बी 16616 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 190। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर हैज़ 87, ठीक है, बाय यूजिंग, तो जो है आप इसको माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर हैज़ 87। तो 87 जो है दैट इज़ द करेक्ट एवरेज, ठीक है, 87 जो है दैट इज़ द करेक्ट एवरेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइनेज शुड बी यूज्ड टू रिप्लेस स्टार इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्टार को जो है रिप्लेस करना है बाय द साइन, ठीक है। तो ये साइनेज जो है आप यूज़ करोगे, एंड यहाँ पे 4 स्टार्स हैं, 1 2 3 4, साइंस भी 4 हैं, ठीक है। इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन प्लस है, ठीक है। इनको आप यूज़ करेंगे और यू विल फाइंड कि कौन सा जो है, कौन सा सेट ऑफ साइनेज जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप देखोगे, ठीक है, आंसर जो है आपको निकलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर निकलना चाहिए, ठीक है। तो आंसर मैं आपको बता ही रख के देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड एंड माइनस, ठीक है। तो ये 4 साइन जो हैं यूज़ होंगे सो दैट यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट इज़ 16 के बाद मल्टीप्लाई यूज़ करोगे इंटू 3, उसके बाद प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 16 इज़ 48 प्लस 2 इज़ 50, ठीक है। तो दूसरे 2 साइन जो हैं 110 डिवाइडेड बाय आप यूज़ करोगे, या डिवीजन बाय 2 माइनस करोगे यूज़ 5। तो 110 को डिवाइड करेंगे 2 से, यू विल गेट 55 माइनस 5, तो आपका आंसर जो है वो 50 निकलेगा। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन ऑफ द साइंस है, ठीक है, सेट ऑफ द साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड। इमरान जो है उसने कवर किया 1862 किलोमीटर्स एट तो 49 आवर्स में। स्पीड जो है आपको पता ही है किसके बराबर निकलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस जो है 1862 है और टाइम जो है वो है 49 आवर्स, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट आंसर एज, आपको जो है आंसर निकलेगा एज 34 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमिर कैन फिनिश अ वर्क इन 63 days एंड ब्रेन कैन डू द सेम वर्क इन 1, ठीक है। ए को हम यहाँ पे लिखेंगे 126 days में कंप्लीट करना है काम,
सॉरी ए जो है 63 डेज़ में कंप्लीट करना है, बी जो है 126 डेज़ में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इफ़ दे विल वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो 63 और 126 का, ठीक है, यू विल फाइंड 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 12 3 2 ज़ार, ठीक है, 22 ज़ार, ठीक है। तो 2 इंटू 21 इज़, ये हो गया 42, 42 इंटू 3 इज अगेन 126, ठीक है। एक सेकेंड, तो 126 जो है इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, 126। तो इसका वन डे वर्क 63 126 डिवाइडेड बाई 63 हो गया इसका वन डे वर्क, दैट इज़ 2। इसका हो गया 126 डिवाइडेड बाई 126 हो गया 1, ठीक है। दिस इज द टोटल वर्क, दैट इज द नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। तो एक दिन में ये 2 बनाता है और एक दिन में जो है बी 1 चेयर बनाता है। टोटल कितने चेयर्स बनाने हैं? 126। जब ये काम इकट्ठा करेंगे तो कितने बनाएंगे दिन में? 2 + 1 दैट इज़ 3। तो 126 को जब हम डिवाइड करेंगे बाई 3, यू विल गेट आंसर एज 42, ठीक है। 42 जो है आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 12a इज इक्वल टू 13b एंड 9b इज इक्वल टू 12c फाइंड a इज टू b इज टू c, ठीक है। 12a जो है वो किसके बराबर निकलेगा? तो किसके बराबर है? 13b के। इसका मतलब है a बाई बी किसके बराबर है? b को हम यहाँ लाएंगे, इट इज़ 13 डिवाइडेड बाई 12, और 9b जो है वो 12c के बराबर है। इसका मतलब है b बाई सी जो है किसके बराबर निकलेगा? 12/9 के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे a का 13 है, b का 12 है, b का अगेन 12 है, c का 9 है। इसका मतलब है a इज़ टू b इज़ टू c जो है दैट इज़ 13 12 एंड 9, ठीक है। 13, एक सेकंड, ए का क्या है? 13 12 एंड 9, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, ठीक है, नंबर्ड 1 to 2, ठीक है। यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, देन कंसीडर द 2 कंक्लूजन्स टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पे जाएंगे। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में बताया गया है कि इट रेन इज एवरी फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे। तो हर फ्राइडे को जो है बारिश पड़ती है और टुडे जो है आज फ्राइडे है। तो कंक्लूजन जो है इट विल रेन टुडे, इट विल स्टॉप रेनिंग टुमारो, ठीक है। तो ऑप्शन आपको चूज करने हैं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ऑप्शन डी इज नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट की बात देखोगे, स्टेटमेंट खाली बता रहा है कि रेन जो है एवरी फ्राइडे को पड़ती है और आज जो है फ्राइडे है, बस इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है। स्टॉप जो है सेकंड पार्ट जो है, स्टॉप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो इट विल रेन टुडे, ठीक है, तो इट विल रेन टुडे, आई थिंक इट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट इज कंक्लूजन फर्स्ट दैट फॉलोज, ठीक है। तो इस चीज़ की तो बात ही नहीं हो रही है कि बारिश कब बंद होगी, ठीक है, टुमारो होगी, कब होगी, ठीक है। तो इसके बारे में कोई बात स्टेटमेंट में नहीं हो रही है, ठीक है। जितना भी स्टेटमेंट कह रहा है उतना ही लेना है, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर टाइम एंड वर्क, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 315 days, while 3 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 252 days. इन हाउ मेनी डेज 5 men and 5 boys डू द वर्क, ठीक है। इसमें एफिशिएंसी क्राइटेरिया यूज़ होता है, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसमें जो है एफिशिएंसी क्राइटेरिया यूज़ होता है, ठीक है। वर्क जो है सेम है, जितना 2 men and 3 boys करते हैं 315 डेज में, उतना ही क्या करते हैं 3 men and 2 boys, दे डू द सेम वर्क इन 250। इसके लिए फॉर्मूला देखो, इट इज़ 2 men + 3 boys, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लगता है इनको 315 डेज, इज़ इक्वल टू 3m + 2 बॉयज़, उनको कितना टाइम लगता है 252 डेज, ठीक है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड बॉयज़, ठीक है। तो मैन की ज़्यादा एफिशिएंसी है या बॉय की ज़्यादा एफिशिएंसी है काम करने की, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्क, वर्क जो है वो सेम है, ठीक है। उसको 315 दिन लगते हैं, इनको जो है 252 लगता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस करोगे बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको अगर हम करेंगे 7 4 ज़ार 28, 28 यहाँ पे 3 बचे, 35 बन गया, 7 5 ज़ार 35, 7 3 ज़ार 21, वहाँ पे 4 बचे, 42 बन गए, तो 7 6 ज़ार, ठीक है। तो 45 और 36, 3 15 ज़ार
3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो 3 5 ज़ार 15 3 4 ज़ार, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। इट इज़ 2m प्लस 3b इंटू 5 इक्वल टू 3m प्लस 2b इंटू 4, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 इट इज़ 10m, ठीक है, प्लस 15b इक्वल टू 4 3 ज़ार 12m प्लस 4 2 ज़ार 8b, ठीक है। तो 15m 12m, ठीक है, 15m और 12m, नहीं सॉरी, इट इज़ 10m एंड 12m, ठीक है। तो 12 जो है 10m जो है इसको आप उस साइड ले जाओगे, इट विल बी 12m माइनस 2m, ठीक है। तो 15 जो है 15b जो है यहाँ से 8b जो है यहाँ लाओगे, 15b माइनस 8b इक्वल टू 12m माइनस 10m, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, इट इज़ 7m इक्वल टू, शाबाश, 12 माइनस 10 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 15b, ठीक है, 15b माइनस 8b है यहाँ पे, सॉरी 12m माइनस 10m, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7b आएगा, ठीक है। 7b इज इक्वल टू 2m, ठीक है, 7b इज इक्वल टू 2m, 7b इज इक्वल टू 2m। इसका मतलब है b बाई m की एफिशिएंसी क्या होगी, b बाई m की एफिशिएंसी क्या होगी, b बाई m की एफिशिएंसी होगी 2/7, ठीक है, 2/7, ठीक है। सो इट इज़ b इज़ टू, यहाँ पे अब मैं लिखूँगा आपको, इट इज़ b इज़ टू m इज़ 2:7, ठीक है, ये आप रखोगे यार। यानी b जो है दैट इज़ ट्वाइस एफिशिएंट और m जो है दैट इज़ 7 टाइम्स एफिशिएंट, ठीक है। तो दिस इज़ द एफिशिएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 5m प्लस 5b इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क कितना है, आप इनमें से किसी का भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे 3m प्लस 2b का जो कंप्लीट कर रहे हैं 252 डेज में, ठीक है। अब आपको पता है b की एफिशिएंसी कितनी है, m की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो 5 इंटू b जो है, b की एफिशिएंसी कितनी है, b की एफिशिएंसी 2 है, m की कितनी है 7 है। इसका मतलब 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू, ठीक है, b की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, इंटू d इक्वल टू 3 इंटू m की एफिशिएंसी 7 है, b की 2 है, इंटू 252, ठीक है। इट इज़ 7 5 ज़ार, इट इज़ 35 प्लस 10 इंटू d इक्वल टू 7 3 ज़ार 21 प्लस 4 इंटू 252, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो d का जो वैल्यू है आपको निकलेगा यहाँ पे 35 प्लस 10 कितना होगा, इट इज़ 45d दैट इज इक्वल टू, तो इसका आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड एट द एंड जो है d का वैल्यू जो है, d का वैल्यू आपको निकलेगा 140, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच यू कैन यूज़ फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क में एक मतलब डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो GK-SSB जो है उसकी लेवल जो है थोड़ा बढ़ के आ रहे हैं, इसीलिए यू हैव टू ऑल्सो अप्रोच दीज क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो मेथड सेम है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे एफिशिएंसी निकालनी है, फिर लास्ट में जो है आप इसको फिर से इक्वेट करके, ठीक है, आपको व्हाटएवर आपको जो फाइंड आउट करना होगा तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज़। तो सीरीज जो है अगर हम इसको ऐसे ले लेंगे 3 6 24 192, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इट इज़ 3 इंटू 2 6 6 इंटू 4 इट इज़ 24 इंटू ये 8 हो जाएगा इसको, ठीक है, 8 से मल्टीपल। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे मल्टीप्लिकेशन जो है वो डबल होता जा रहा है, ठीक है। पहले 2 से, फिर डबल हो गया 4, फिर डबल हो गया 8। इसका मतलब है आगे जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी 8 प्लस 8 इज 16 से। तो 16 इंटू 192 आप देखोगे वो कितना निकलेगा, 16 इंटू 192 जो है दैट विल बी इक्वल टू 3072, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर डायरेक्शन सेंस, ठीक है। ए बॉय इज स्टैंडिंग इन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो एक बॉय जो है वो स्टैंड कर रहा है इन अ लॉन एंड फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है इस तरह, हम मान के चलेंगे यहाँ पे है वो। इफ़ द बॉय टर्न्स 65 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मतलब होता है। तो इफ़ द बॉय टर्न्स 65 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 65 हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 45, तो यहाँ से यहाँ तक होता है 90, आधा होता है 45, 45 प्लस और 20 लेना है हमें, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा
अभी वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। इफ़ द बॉय टर्न 65 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 155 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये 155 जो है एंटी क्लॉक ले रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, यहाँ से यहाँ तक कितना है फिर से 45, यहाँ से यहाँ तक कितना है 45, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90, 90 प्लस 20 कितना हो गया, ये हो गया 110, और इसको कितना लेना है 155, इसका मतलब है ये और 45 डिग्रीज टर्न ले रहा है। तो ये इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट से जो है वो 155 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है। तो 20 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 जो है वो अभी इस पॉइंट पे है, एंड वी हैव विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, वी हैव टू फाइंड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, यू कैन चेक इट इज़ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन बताया गया है कि इन वट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स टू वैराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्ट 63 एंड और एस 84 84 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 72, ठीक है। उसके पास दो दालें हैं, एक की रेट जो है वो 63 रुपीज़ पर के जी है, दूसरी दाल जो है उसकी रेट है 84 पर के जी, ठीक है। तो वो उसने जो है इनको मिक्स किया, ठीक है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि वो किस रेशो में इसको मिक्स करे सो दैट ही कैन गेट अ मिक्सचर। अब ये इस मिक्सचर को है 72.5 रुपीज़ पर के जी भेजे, ठीक है। तो किस रेशो में जो है इसको ये मिक्स करें, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि कौन सा रेशो होगा। तो इसके लिए आप अप्रोच चूज़ करोगे, हम रेशो जो है एज्यूम करेंगे लेट 1:x बी द रेशो, ठीक है। 1:x जो है इसका रेशो होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 जो है दैट इज़ द रेशो ऑफ वी कैन से द फर्स्ट पल्स एंड x जो है रेशो ऑफ सेकंड पल्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे 1 × 63 प्लस x × 84 ये किसके बराबर है, एक्चुअली इट इज़ 1 + x × 72.5। अगर आपको ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी आई क्वेश्चन की, इसका मतलब है ये आपका 99% क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो रेशो इंटू प्राइस प्लस रेशो इंटू प्राइस ये किसके बराबर है, रेशो न्यू रेशो इंटू द मिक्सचर प्राइस, ठीक है। बिल्कुल ये आपस में इक्वेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आप दिस इज 63 प्लस 84x इक्वल टू इट इज़ 72.5 प्लस 72.5x, ठीक है। तो इट इज़ 84x माइनस 72.5x इक्वल टू 72.5 माइनस 63, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 11.5x इक्वल टू 9.5, ठीक है, 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको 11.5x इक्वल टू 9.5, ठीक है। तो 11.5 डिवाइडेड बाई 9.5 जो है वो किसके बराबर निकलेगा 1/x के, ठीक है, ठीक है। दैट इज़ द रेशो। सो 1:x इज़ एक्चुअली इक्वल टू 11.5 इज़ टू 9.5, ये इसका रेशो आएगा, ठीक है। इसने जो है अदर रेशो में 11 हाँ इसने मल्टीप्लाई करा है 2 से, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक ऑल्सो दैट, ठीक है, 2 से। जब आप 11.5 को मल्टीप्लाई करोगे बाई 2 यू विल गेट 23, और जब आप 9.5 को मल्टीप्लाई करोगे बाय 2 यू विल गेट एज 19। सो इट इज़ 23:19, ठीक है, 23:19। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया यू हैव टू अज्यूम दैट द रेशियो इज़ 1:x, उसके बाद आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वहाँ से आपको 1:x का रेशियो निकलेगा। दैट इज़ द रेशियो जिसमें जो है ये इन दो पल्सेस को जो है मिक्स करे, ठीक है। तो 23:9 जो है 23:19 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी टाइप का क्वेश्चन है, मोबाइल इज ब्रॉट फॉर आर 4200 एंड सोल्ड है, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज जो है किसके बराबर होती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करके बताओगे सेलिंग प्राइस कितना है 4620 माइनस 4200 डिवाइडेड बाई 4200 इंटू 100, ठीक है। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका आंसर जो है वो निकलेगा आपका 10, ठीक है। तो यू शुड मैच दिस आंसर विद दिस। तो 10% जो है उसको गेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 91 नंबर्स इज 237, ठीक है। तो नंबर्स कितने हैं 91, एवरेज कितना है वो है 237, ठीक है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर्स द एवरेज रिमेन इज द सेम, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो कि जब भी अगर किसी नंबर को रिमूव किया जाएगा और एवरेज जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट जो नंबर निकाला गया है दैट इज़ ऑल्सो द एवरेज नंबर, ठीक है। वो कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि वी हैव
हमारे पास 10 नंबर्स हैं जिनका जो है एवरेज आता है 100, ठीक है, जिनका एवरेज आता है 100। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से एक नंबर को निकाला गया, ठीक है, एक नंबर को निकाला गया और रेशो जो है या सॉरी एवरेज जो है वो सेम रही है, ठीक है। अगर हम इसमें से 10 नंबर्स का कितना आएगा, 10 × 100, वो कितना हो गया 1000, ठीक है, 1000 जो है इनका सम आएगा। अगर हम एक नंबर को इसमें से निकालेंगे दैट इज़, या एवरेज को इसमें से निकालेंगे 100 को, वो कितना बचेगा 900। तो 900 को जब हम एवरेज 9 निकालेंगे 9 से डिवाइड करके तो वो अगेन 100 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज अगर सेम रह रही है, इसका मतलब है वो नंबर भी एवरेज ही निकाला गया होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करोगे, ठीक है, यू हैव टू डू द 91 × 237, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 21567 जो है आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब जब एक नंबर को एक्सक्लूड किया गया, एक नंबर को बाहर निकाला गया, अब आपके 90 नंबर ही है, एवरेज जो है वो सेम रह रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 21330, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, आपका आंसर जो है वो 237 निकलेगा एंड दैट इज़ द नंबर विच हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल डायरेक्टली टेक द 237। The last question of this mock, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ठीक है। तो पहले आपका वी हैव इट इज़ O 15 D 4 K 11 I 19 -17, ठीक है। तो इसमें जो है आपके लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, ठीक है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे, O का जो पोजीशन होता है दैट इज़ द 15, D का 4 होता है, K का 11 होता है, I का 19 होता है, इसी तरह 17 का आप देखोगे, ठीक है। 17 पे जो है पोजीशन किसकी होती है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द क्यू, जो है क्यू की पोजीशन होती है 17th पोजीशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मॉक। तो आई होप सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो दिस मॉक जो है, ये मॉक जो है जूनियर असिस्टेंट के अलावा मतलब JK SSB का कोई भी एस्पिरेंट अगर होगा तो उसको अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें मेन पार्ट जो आपके सिलेबस में JK SSB के सिलेबस में हो वो यही 2-4 पार्ट्स होते हैं। तो जो पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस में बिल्कुल 90% आपका सिलेबस जो है मैच हो रहा है। बस इसमें 80 मार्क्स होते हैं और उसमें वेटेज जो है वो 120 होती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मॉक। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।